एक बच्चा जब बहुत जिद करता है तो उसके माता पिता उसे एक खिलौने वाली पिस्टल ला करके दे देते हैं। अब वो करता क्या है बच्चा? जिस किसी के भी सामने जाता है उसे उस पिस्टल को लेकर डराता है, नकली गोलियों की आवाज मुंह से निकाल करके कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। उसके माता पिता समझते हैं कि वो तो खेल रहा है। धीरे धीरे बच्चा उस पिस्टल के सहारे अपनी हर अनरीजनेबल, इरेशनल और बेहुदी मांगों को रखता है और मनवा भी लेता है। अब उसकी आदत पड़ चुकी होती है। ये तो थी एक बच्चे की बात। एक व्यक्ति हुआ है जिसने लगभग 32-33 वर्षों तक इसी प्रकार से भारत में रह करके भारतीयों को डरा कर धमका करके अपने एक खतरनाक मोडस ऑपरेंडी के माध्यम से अपनी हर बेहुदी मांग को मनवाता है। उस व्यक्ति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। देखने में वो मानव रहता है लेकिन उसके सारे कारनामे दानवों वाले रहते हैं। वो दिखाता तो है कि वो बहुत बड़ा मानव है लेकिन उसके कारनामे एकदम दानवों वाले होते हैं, क्योंकि ठीक उसी बच्चे की तरह जब कभी भी उसकी किसी बेहुदी मांग को लोग मान लेते तो एकांत में वो अपनी सफलता को, अपने सक्सेस को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करता ठास लगा करके। अपने जीवन के अंतिम आमरण अनशन के बाद भी उसने ऐसा ही कुछ किया। जब 17 जनवरी 1948 को पूरे देश भर से और दुनिया भर से लोगों के संदेश आने लगे कि गांधी, योर लाइफ डज नॉट बिलोंग टू यू, इट बिलोंग्स टू अस द पीपल, सो यू डोंट हैव एनी राइट ओवर योर ओन लाइफ एंड वी विल नॉट लेट यू किल योर सेल्फ। और इस प्रकार से गांधी को लग रहा था कि आमरण अनशन करके उसने अपनी खोई हुई जो जमीन थी वो प्राप्त कर ली है, क्योंकि अब लोग उसकी ओर कुछ इस तरह से देख रहे थे मानो वो आज भी उनका मास लीडर है। इतना ही नहीं, जब 18 जनवरी 1948 को उसने अपना अनशन तोड़ दिया, समाप्त कर दिया अपनी बेहुदी मांगों को मनवाने के बाद, तो दुनिया भर के अखबारों ने कहा कि गांधी जो अहिंसा का मसीहा है उसकी जीत हुई। उसने सिद्ध कर दिया कि आज भी वो रेलिवेंट है, चाहे वो न्यूज क्रॉनिकल हो, मैनचेस्टर गार्जियन हो, या वॉशिंगटन पोस्ट हो, या यहाँ तक कि द टाइम्स ऑफ लंदन हो। सबने गांधी के इस आखिरी आमरण अनशन को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा करके रिपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग आज भी गांधी की इस पूरे ड्रामेबाजी को बखूबी समझ रहे थे, क्योंकि अब तक गांधी पूरे दुनिया के सामने भले ही ना हो लेकिन भारत के एक बहुत बड़े समूह के सामने वो अपने असली दानव रूप में एक्सपोज्ड हो चुका था। उन्हीं लोगों में से जो अग्रणी भूमिका में थे वे दिल्ली आ चुके थे। 17 तारीख को जब गांधी अपने अनशन को तोड़ने के लिए अपनी आखिरी शर्त रख रहा था कि जब तक हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का सिग्नेचर नहीं मिलेगा उसके 7 पॉइंट चार्टर ऑफ कंडीशंस पर, तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेगा। उस दिन रात को 8:30 बजे टाटा एयरलाइंस के विमान से नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दिल्ली पहुंचते हैं, जहां एयरलाइंस की गाड़ी जो है उन्हें शहर के बीचों बीच में छोड़ देती है और वे लोग अपनी सुविधा से मरीना होटल जो कनॉट प्लेस में है वहां जाकर एक कमरा लेते हैं। ऐसा नहीं था कि वे जिस दानों से निपटने के लिए आए थे उस दानों की कोई खबर नहीं थी। उन्हें बखूबी पता था कि बिरला हाउस में क्या ड्रामेबाजियां हो रही हैं, लोग कैसे चिल्ला चिल्ला करके चारों तरफ से गांधी को कह रहे हैं कि उसको अपना आमरण अनशन तोड़ देना चाहिए था। वो जो भी मांग उसकी है उसको मनवाने के लिए लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय नेहरू पर दबाव डालेंगे। इन सारे चीज़ों से पूरी तरह से बाखबर होकर के जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो सिर्फ अपने मन में एक ही बात कह रहे थे कि जितनी ड्रामेबाजियाँ करनी है कर लो, अब इस ड्रामेबाजी पर पूर्ण पट्टाछेप हम लगाएंगे। स्वागत है आपका नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी, यानी नाथूराम गोडसे जो एक नायक था जिसे इतिहास ने खलनायक लिखा। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज
मैं शिवचरण सिंह आपके साथ इतिहास के पन्नों से उन विशेष घटनाओं की चर्चा करना चाहूँगा जिसे हम 20 का विस्फोट कहते हैं, यानी 20 जनवरी 1948 का विस्फोट, और जो 30 जनवरी का शेष चोट है उसकी चर्चा हम आगे की कड़ियों में करेंगे। 17 जनवरी को जब नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें इस बात से हैरानी भी होती है, और हैरानी से अधिक दुख होता है कि इसी गांधी ने ठीक 5 महीने पहले देश का बंटवारा करवा दिया, लाखों लोगों की हत्याएं करवा दी, करोड़ों लोगों को बेघर और बदहाल कर दिया, और इस देश के शरीर पर एक ऐसा जख्म पेबस्त कर गया जो ना जाने कितने लंबे समय तक दर्द देता रहेगा आने वाली पीढ़ियों को, और उसे आज हम महसूस करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही एक आश्वासन दिया कि चलो हम इसी का इलाज करने तो आए हैं, हम किसी की हत्या करने नहीं आए हैं, क्योंकि हत्या करना एक अपराधी का काम है और हम अपराधी नहीं हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। इस विचार से आने वाले लोग इस पूरे ड्रामेबाजी को बखूबी समझ रहे थे, और कम से कम इनके साथ कुछ वैसे और भी लोग थे जो इस पूरे ड्रामेबाजी को समझ रहे थे, जो एक इमोशनल फ्लड में नहीं बहने वाले थे, गांधी के ब्लैकमेल में नहीं बहने वाले थे। वे थे जो पाकिस्तान के इलाकों से मर कट के आए हुए शरणार्थी। उनकी जो दुर्दशा हो रही थी, विशेष करके इस आमरण अनशन के बाद, उन लोगों ने जिन जिन घरों में आश्रय पाया था वहां से पुलिस उनको जबरदस्ती निकाल रही थी। उस ठंड में जब आप पूरे कपड़े पहने हो तब भी हाड़ कांपती हो, वैसे में जब बाहर में बारिश हो रही हो, जबरदस्ती उन्हें गांधी के जिद के आगे उन घरों से निकाला जा रहा था। ये सारी घटनाएं जीवंत नाथूराम गोडसे, आप्टे और उनके बाकी मित्रों के सामने एकदम एक खतरनाक एक ट्रेजेडी के रूप में नाच रही थी, और उन्होंने कहा कि इसे हम खत्म करके दम लेंगे, हम हत्या नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस नाटक पर पट्टाछेप करेंगे, इस नाटक का अंत करेंगे। तो अब आते हैं हम इन नायकों की कहानी पर। 17 जनवरी को जब ये लोग मरीना होटल में चेक इन कर जाते हैं तो रात को गोडसे और आप्टे हिंदू महासभा भवन चले जाते हैं। हिंदू महासभा में विष्णु करकरे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको बताया है कि विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा 15 जनवरी को ही पेशावर एक्सप्रेस पकड़ करके, जो काफ़ी लंबा समय लेती है बॉम्बे से दिल्ली आने में, वे 15 को चल करके 17 तारीख को ही, जिस दिन गोडसे और आप्टे पहुंचे हैं दिल्ली, दोपहर में 2 बजे वे दिल्ली पहुंचते हैं। वे आते हैं हिंदू महासभा भवन में एक कमरा बुक करने, लेकिन उस समय तक कोई कमरा खाली नहीं होता है। तो उन लोगों को अंत में बाध्य होकर के चांदनी चौक के पास शरीफ होटल, एक छोटा सा होटल था, वहां जाकर के कमरा लेना पड़ता है। उनके साथ एक व्यक्ति जो स्वयं एक शरणार्थी हुआ करता था, पाकिस्तान से आया हुआ, जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, अब वो दौड़ रहा था कि पाकिस्तान वाली नौकरी को वो भारत में रिस्टोर कर ले। वो रास्ते में इन लोगों के साथ हो लिया था। तो ये 3 लोग शरीफ होटल में ठहर जाते हैं। रात को नाथूराम और नारायण आप्टे पहुंचते हैं हिंदू महासभा, जहां विष्णु करकरे कमरा नहीं मिलने के बाद भी उनकी प्रतीक्षा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वहीं पर इन लोगों का मीटिंग पॉइंट था। जब ये लोग आते हैं तो जानकारी मिल जाती है कि ये लोग चांदनी चौक में ठहरे हुए हैं। फिर बाकी सारी बातचीत होने के बाद विष्णु करकरे होटल चले जाते हैं, और यानी शरीफ होटल, और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे चले जाते हैं मरीना होटल। और तय होता है कि अगले दिन सुबह ये लोग मिलेंगे और फिर आगे की कार्रवाई के बारे में क्या कर, क्योंकि अगले ही दिन दिगंबर बड़के और शंकर किस्तैया, उसके नौकर को, और नाथूराम के छोटे भाई गोपाल गोडसे को आना था। यानी अब टीम में जो 7 लोग थे पूरे, उनमें से 4 लोग दिल्ली पहुंच चुके थे, बाकी के 3 को आना था। 18 तारीख को सुबह गोडसे और आप्टे अपने होटल में रहते हैं, वहीं पर विष्णु करकरे पहुंच जाते हैं। मदन लाल पाहवा चूंकि इस विचार से ही आया था कि गांधी
का मर्डर भी कर देंगे और फिर अपने लिए लड़की देख करके उचित समय देख करके शादी कर लेंगे। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस गांधी के आमरण अनशन के बाद लोग एकदम इमोशनल फ्लड, एक भावनात्मक बाढ़ में बहे जा रहे थे, वे इनको हीरो की तरह नहीं बल्कि एक खलनायक की तरह ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक आशा थी कि भाई जब ये लोग इतना बड़ा पुनीत कार्य करेंगे तो देश इनको हीरो के रूप में मानेगा। इन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि पूरा का पूरा सिस्टम आज भी उसी खतरनाक जकड़न में जकड़ा हुआ था जिसे गुलामी कहते हैं। जो भी हो, दूसरे दिन सुबह जब ये तीनों एक साथ बैठ करके होटल रूम में डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है, तो इनको लगता है कि सबसे पहले इन्हें बिरला हाउस जा करके वहाँ का सारा जिन जिन जगहों पर जा करके इन्हें अपने 20 तारीख वाले यानी अब 2 दिन बाद जो मुख्य अभियान है उसको अंजाम देना है, एक बार उसको जा करके मुआयना कराएं। ये तीनों जाते हैं, जहाँ पर वो प्रेयर मीटिंग का प्लेस है उसे देखते हैं। फिर ये लोग तय करते हैं कि किन किन जगहों से कैसे कैसे ये लोग खड़े रहेंगे और फिर गांधी पर कैसे हमला करना है, ये सारी चीज़ें भी तय कर लेते हैं। और फिर वहाँ से ये लोग लौट करके चले जाते हैं स्टेशन पर। बाकी जो भी दैनिक अपनी गतिविधियां हैं, खाना पीना वगैरह करते कराते, इन्हें मालूम है कि फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल से, फ्रंटियर मेल से दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया को आना है और पंजाब मेल से गोपाल गोडसे को आना है। ये लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन दोनों ट्रेनें 1 घंटे के अंतराल पर एक दूसरे के बाद आती हैं, लेकिन ना तो दिगंबर बड़गे ही कहीं दिखाई देता है अपने नौकर शंकर किस्टैया के साथ और ना ही गोपाल गोडसे आते हैं। जहाँ तक दिगंबर बड़गे का सवाल होता है वो तो उस दिन चलता ही नहीं है, यानी वो 17 तारीख को चला ही नहीं था कि 18 को पहुंच जाए, क्योंकि वो दादर में अपने एक दोस्त नावरे नामक दोस्त के एक होटल आसरा होटल में ठहर जाता है। तो उसको तो एक दिन का आतिथ्य मिल जाता है, खूब मस्ती करता है होटल में, और उसके मन में बात रहती है कि वो 3 4 5 दिनों से सोया नहीं है तो थोड़ा आराम कर ले। रही बात गोपाल गोडसे की, वो निर्धारित समय पर पंजाब मेल पकड़ लेते हैं और उसी पंजाब मेल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जिसके इंतजार में आपटे गोडसे और करकरे खड़े हैं। लेकिन होता यह है कि गोपाल गोडसे जब गाड़ी थोड़ी धीमी होकर के प्लेटफॉर्म पे एंटर करती है, उसी वक्त तो कूद जाते हैं और फिर वो अपना दिमाग लगा करके उसी भीड़ में घुस करके वो, इसके पहले कि वो लोग गोपाल को ढूंढे, ये गोपाल ही उन लोग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। परिणाम ये निकलता है कि कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया की ट्रेन छूटी हो, वैसे गोपाल गोडसे की भी ट्रेन छूट गई हो। फिर वे लोग लौट करके निराश होकर के अपने होटल के रूम में चले आते हैं। नारायण आप्टे जो हिंदू राष्ट्र का प्रबंधक था और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के मन में जो एक इस अभियान का सूत्रपात हुआ था, उन दोनों को बहुत निराशा होती है, क्योंकि मदन लाल पाहवा के बिस्तर में तो उन्होंने हथगोले रखे थे, वो बारूद की छड़ें रखी थी, पलीते रखे थे, सारा कुछ ले आए थे, लेकिन जो सबसे वाइटल जो आर्म्स था वो दिगंबर बड़गे और गोपाल गोडसे को लाना था। अब परेशानी ये थी कि दिगंबर अपना 32 बोर का रिवॉल्वर लेकर के नहीं पहुंचा और गोपाल गोडसे अपने आर्मी वाले 38 बोर का वेवले स्कॉट जो रिवॉल्वर है वो लेकर के नहीं पहुंचे। तो ये जो वाइटल आर्म्स था उसके अभाव में लोग बड़ी निराश हो जाते हैं। एक बार तो लगता है कि इनका कहीं पूरा ये इतना योजनाबद्ध तरीके से जो आए हैं दिल्ली में वो कहीं इनका फेल ना हो जाए, इसको लेकर के बहुत चिंता में हो जाते हैं। और उसी टेंशन में नारायण आप्टे जो शराब तो पिया करते ही थे, वो एक पेग की जगह स्कॉच विस्की के ओर 2 डबल पेग लगा गया। जो भी हो, उसी चिंता में वे लोग उस रात को होटल में बैठे होते हैं। लेकिन विष्णु करकरे कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि आप लोग तो होटल में ठहरिए, मैं अब चांदनी चौक नहीं जा करके हिंदू महासभा भवन चला जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इनकी ट्रेन आई हो, ये लोग रास्ता भटक गए हों, उन्हें नहीं पता हो, या हो सकता है पूछते पूछते कहीं देर हो गई हो। तो अगर मैं वहाँ नहीं रहूँगा तो फिर ये लोग और अधिक घबरा जाएंगे, तो मुझे वहाँ जाने दिया जाए।
इस बीच में इन लोगों ने क्या किया था कि 17 तारीख को तो कोई कमरा मिला नहीं था हिंदू महासभा भवन में, लेकिन 18 को जब नाथूराम गोडसे वहाँ जाते हैं, और चूंकि नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा के एक बहुत बड़े नेता थे, तो उन लोग के जाने के बाद एक कमरा मिल जाता है। विष्णु करकरे वहीं जाकर के हिंदू महासभा भवन में सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे ये दोनों हिंदू महासभा भवन चले आते हैं। मदन लाल पाहवा अंगचेकर नामक उस मराठी व्यक्ति के साथ अभी भी चांदनी चौक के शरीफ होटल में, उसे पता है कि 20 तारीख को ही अभियान को अंतिम अंजाम देना है, तो वो निश्चिंत होकर के अपना वो घूमना फिरना और अंगचेकर के साथ अपने दुख दर्द को बांटना, यानी वो भी शरणार्थी ये भी शरणार्थी, इस प्रकार से वो अपने एक अलग दुनिया में कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन लक्ष्य को दिमाग में रखते हुए। अब 19 तारीख का दिन आ गया। 19 तारीख को सुबह जब गोडसे, आप्टे और करकरे हिंदू महासभा भवन में बैठे हुए हैं और इस चिंता में है कि अभी तक कोई खबर नहीं मिली, ना तो गोपाल की ही खबर मिली है, ना ही दिगंबर बड़के की खबर मिली, और ना ही शंकर किस्टैया की खबर मिली। अभी ये लोग इसी उधेड़ बुन में रहते हैं, और फिर हिंदू महासभा के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे आशुतोष लाहिरी, उनसे मिलते हैं। इसी बीच में हिंदू महासभा भवन के आगे एक तांगा आकर के रुकता है। ये और कोई नहीं, गोपाल गोडसे होते हैं। जैसे ही गोपाल गोडसे कमरे में आते हैं, इनका सबसे पहला प्रश्न होता है, रिवॉल्वर लाए हो? उत्तर मिलता है, हाँ लाया हूं। अब इनके जान में जान आ जाती है कि चलो अब हमारा कम से कम अभियान सफल हो जाएगा। वे गोपाल गोडसे को कहते हैं कि भाई तुम आराम करो, और गोपाल गोडसे कहता है मैं तो परेशान हो गया, मैं कल आ तो गया था, लेकिन मैं आप लोग को ढूंढता रहा और मैं प्लेटफॉर्म पे ही सो गया एक बेंच पर। और अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब आ गए हो, अब आराम करो, जरा हम लोग घूम फिर करके आते हैं। इस बीच में ये लोग फिर एक बार जाते हैं बिरला हाउस का मुआयना करने, चारों तरफ घूम फिर करके देखते हैं सारा चीज़ों को, और वहाँ से इनके मन में फिर से एक बार ये बात आती है कि हो सकता है कि कल दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया का फ्रंटियर मेल छूट गया, हो सकता है आज चले आए ये लोग। फिर ये लोग फ्रंटियर मेल का जो टाइम होता है उसी टाइम पर वहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, लेकिन आज एक बार फिर वो नहीं आते हैं, तो ये लोग वहाँ से फिर थोड़े निराश होने की अवस्था में लौट आते हैं। और लौट तो आते हैं, गोडसे और आप्टे चले जाते हैं अपना होटल, लेकिन विष्णु करकरे चले आते हैं हिंदू महासभा भवन, क्योंकि वहाँ पर गोपाल गोडसे हैं। और इनके मन में अब यह है कि अब तो चूंकि कमरा मिल गया है और मैं रात में यहाँ सोया था और आज गोपाल गोडसे भी आ गए, हो सकता है कि दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया भी आ जाए, तो क्यों ना मैं मदन लाल पाहवा को भी यहीं लिवा लाऊं, क्योंकि बिना मतलब का वहाँ एक होटल का किराया देने का क्या मतलब है। तो विष्णु करकरे चले जाते हैं चांदनी चौक, इस बार वो गोपाल गोडसे को लेकर के चले जाते हैं। ये लोग वहाँ बैठे होते हैं, तभी अचानक चूंकि अंगचेकर उस सोमवार का दिन है, 19 जनवरी सोमवार का दिन होता है, और अंगचेकर अपने सरकारी दफ्तर के काम से बाहर निकले होते हैं, तो वहाँ पर मदन लाल पाहवा, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे बातचीत कर रहे होते। इतने में अंगचेकर, वो जो शरणार्थी होते जिनका इस पूरे अभियान से कोई लेना देना नहीं होता है, वो पहुँचते हैं। तो इनका कहना होता है कि भाई अब तो हम लोग यहाँ इसको छोड़ करके जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अब मदन लाल पाहवा की शादी के लिए जालंधर जा रहे हैं। अगर तुमको एक कमरा रखना है तो रख लो, और नहीं तो फिर हम लोग सब कोई चेकआउट कर रहे हैं। तो बोला, अंगचेकर ने कहा नहीं, मेरा काम तो हो गया, मैंने अपना आवेदन लगा दिया है, अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, मैं आज रात में ही गाड़ी पकड़ के बॉम्बे चला जाऊंगा। इस प्रकार से वे लोग वहाँ से चले आते हैं हिंदू महासभा भवन। अभी तक इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कैसे क्या करें ना करें, क्योंकि दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब विष्णु करकरे हिंदू महासभा भवन पहुंचते हैं, तब तक में दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया आ चुके थे। उन्हें देख करके विष्णु करकरे को बहुत, एक तरह से कहने के अंदर से बहुत प्रसन्नता होती कि चलो अब हमारे दल के जितने लोगों को दिल्ली आना था सब लोग आ चुके हैं। उसके बाद वे उन्हें कहते हैं कि तुम लोग के लिए अगर कमरा तो मिल नहीं पाएगा तो तुम लोग क्या करोगे। तो नारायण आप्टे तब तक आ जाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद इन लोग यही तय करते हैं कि देखो भाई काम करो, बाकी लोग कमरे में रहेंगे, तुम लोग हिंदू महासभा कार्यालय का जो हॉल है उसमें आराम से सो जाना। और ये तय करके वहाँ से ये लोग चले जाते हैं। हिंदू महासभा भवन में रुक जाते हैं गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा, बड़गे और शंकर किस्टैया।
विष्णु करकरे चले जाते हैं आप्टे और गोडसे के साथ मरीना होटल, और वहीं बैठ करके ये लोग बाकी सारा वो जो आगे की जो जिसे कहते हैं फ्यूचर स्ट्रेटजी, उसको डिस्कस करने के लिए चले जाते हैं, और रात में वहीं पर ये लोग सो जाते हैं। कोई बात नहीं, रात में ये तीनों वहां पर हैं। दूसरे दिन यानी जो वाइटल डे है आज, यानी जिसे कहते हैं निर्णायक दिन, 20 जनवरी 1948 का दिन, लगभग 8:30 बजे, 19 तारीख तक रुक रुक करके बारिश हो रही होती है, ठंड का मौसम था, लेकिन बादल की वजह से दिन जो है बड़ा बेकार सा दिखता था। लेकिन 20 तारीख की सुबह जब लोग उठते हैं तो मौसम साफ हो चुका था। मरीना होटल से आप्टे और विष्णु करकरे आते हैं हिंदू महासभा की ओर। नाथूराम गोडसे का कहना होता है कि उनका माइग्रेन उनको बहुत परेशान कर रहा है, सो उनको थोड़ा और आराम करना पड़ेगा। सो आप्टे और करकरे जब हिंदू महासभा भवन पहुंचते हैं तो बाकी सब लोग अपने सुबह की तैयारियों में रहते हैं। गोपाल गोडसे और मदन लाल पावा पानी गर्म करवा रहे होते हैं, या उनके लिए पानी गर्म हो रहा होता है, नहाना है। विष्णु करकरे तैयार रहते हैं। दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया को लेकर के आप्टे कहते हैं कि तुम लोग तो अब नहाने के चक्कर में हो, तो बाकी हम लोग चलते हैं, एक बार बिरला भवन का फिर से हम लोग मुआयना कराएं। कम से कम दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया को तो दिखा ही दें कि कहाँ पर क्या करना है। लेकिन होता यह है कि विष्णु करकरे कहते हैं मैं तो कई बार जा चुका हूँ, तो मेरे जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। और रही बात गोपाल गोडसे और मदन लाल पावा की, तो ये लोग तो अभी नहाने धोने में समय लगाएंगे, तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम झटपट जाओ और दौड़ करके फिर चले जाओ, इन लोगों को लेकर चले जाओ। तो नारायण आप्टे दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया को लेकर के हिंदू महासभा भवन ले जाते हैं। वहां पर दिगंबर बड़गे को ले जा करके दिखाते हैं कि देखो ये गांधी का प्रार्थना स्थल है, और ये जो सर्वेंट्स क्वार्टर है इसी के अंदर से घुस करके हम लोग को इसकी जो रोशनदान है, जो खिड़की टाइप की चीज़ें हैं, वहीं से हम लोग को गोली चलानी है। और उसके बाद वो सारा स्ट्रेटजी हम बाद में बताएंगे कैसे कैसे ये लोग होता है। लेकिन दिगंबर बड़गे से मराठी में बात करता हुआ और सारी चीज़ों को समझाता है नारायण आप्टे, उनको समझाते चले जाते हैं। और शंकर किस्टैया कुछ साथ रहता है, कुछ समझ इसलिए नहीं पाता है कि उसकी मराठी की समझ भी बहुत कम होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ बडगे की भाषा ही समझता है, जो वो तेलुगु मिश्रित मराठी में उसको समझा देता है। इसके बाद ये लोग 11 बजते बजते ये लोग चले आते हैं हिंदू महासभा भवन। वहाँ पर जब वो आते हैं तो देखते हैं कि विष्णु करकरे और मदन लाल पावा खाना खाने के लिए कहीं निकल गए हैं, और नारायण आप्टे चूंकि पूरी टीम को लीड कर रहे होते हैं उस समय तक, तो उनका कहना है कि आज चूंकि फाइनल डे है और 1 मिनट भी हम इसमें किसी भी तरह से मिस नहीं कर सकते, तो अब हमें करना क्या चाहिए कि अब हमें एक बार रिवॉल्वर्स के साथ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि भाई निशाना ठीक लगता है कि नहीं, रिवॉल्वर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और फिर ये लोग चले जाते हैं हिंदू महासभा भवन की ठीक पीछे, वो बिरला मंदिर के पीछे, हिंदू महासभा भवन के पीछे का वो काली बाड़ी का वो जो मंदिर मार्ग के साउथ का जो पूरा इलाका है, वो बहुत बड़ा घना जंगल वाला इलाका था। आज भी कुछ जंगल शेष है, पता नहीं अभी की क्या स्थिति है, लेकिन उस समय तो घना जंगल था, बहुत घना जंगल था। आप्टे, गोपाल गोडसे, दिगंबर बड़गे, शंकर किस्टैया, ये चारों चले जाते हैं रिवॉल्वर की प्रैक्टिस करने के लिए उस जंगल में। सबसे पहले गोपाल गोडसे की जो आर्मी वाली 38 बोर वाली बेवले स्कॉट रिवॉल्वर है, उससे निशाना लेने का प्रयास किया जाता है। गोपाल गोडसे जैसे निशाना लेते हैं तो उसका जो चैम्बर है वो बाहर नहीं निकलता है, वो कहीं कहीं जाम है। अब वो जो जिस रिवॉल्वर को 4 सालों तक जमीन में गाड़ करके रखा गया हो, वो भला काम कैसे करेगा। लेकिन गोडसे कहते हैं कि कोई बात नहीं है, इसको मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि वो जानकार थे, वो आर्मी के आर्म्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ही काम करते थे, उनको सब जानकारी थी। इसके बाद होता है कि चलो भाई अब जो है बड़गे वाले 32 बोर रिवॉल्वर की से प्रैक्टिस की जाए। बड़गे उसको निकालता है, और अब होता है कि इसको आखिर चलाएगा कौन। नारायण आप्टे कहते हैं कि देखो तुम दोनों में से ही किसी को एक पिस्टल तो गोपाल गोडसे अपने हाथों से बोला कि अपनी पिस्टल का इस्तेमाल मैं खुद करूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। अब तुम दोनों तय कर लो किसको चलाना है। बड़गे थोड़ा चालाक था,
वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं, अपने नौकर शंकर किस्टैया को कहता है कि वो वही चलाएगा। शंकर किस्टैया कहता है कि मैंने कभी रिवॉल्वर चलाया नहीं। बोला चलाने में क्या है, इसको पकड़ो और ऐसे करके घोड़ा दबा दो, चल जाएगा। जब इतना सुनता है तो शंकर किस्टैया घोड़ा दबा देता है, लेकिन जहाँ निशाना लिया जाता है लगभग वो 20 फीट के औसत का निशाना रहता है एक पेड़ का, लेकिन गोली जो है वो उसके बीच में आकर के गिर जाती है। इस बात को लेकर के आप्टे को बड़ा क्षोभ होता है कि गोपाल गोडसे का पिस्टल काम ही नहीं कर रहा है और इसके पिस्टल से निशाना जो है आधी दूर जा करके रुक जा रहा है। अब करें तो क्या करें। तब ये हुआ कि भाई अब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो गोपाल गोडसे ने कहा नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मेरी पिस्टल एकदम सटीक निशाने पे जाती है। सो इतना करो, वो कहता है कि शंकर किस्टैया कहता है जाओ मेरे रूम में और वहाँ से नारियल का तेल रखा होगा और एक चाकू होगा, उसे लेते आ जाओ। फिर वो क्या करता है कि उस चाकू के सहारे पिस्टल को खोलता है और तेल लगा के साफ करने का उपक्रम करता है। इतने में कुछ लोगों के आने की आहट मिल जाती है। उस आहट से लोग बौखला जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है। तो इन लोगों ने अचानक जो आनंद फानन में सूझा कि एक काम करते हैं, बडगे को एक कंबल वो जो साथ में ले गए थे, चूंकि जाड़े का दिन था ही तो कंबल वंबल तो रखे ही थे, उसे वो नीचे बिछा देते हैं और बडगे को लिटा करके शंकर किस्टैया कहते हैं इसके घुटने में या पैर में थोड़ा सा इस तरह से अभिनय करो कि इसको मोच आ गई है और तुम इसको ठीक कर रहे हो। 3 पुलिस वाले थे जो बेसिकली उस फॉरेस्ट इलाके में गश्त लगा रहे थे। तो उन लोगों ने पूछा भाई बात क्या है। बोला नहीं बात कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही सैर करने आ गए थे, यहाँ ठहरे हुए थे बगल में, और अचानक से चलते चलते इसके पैर में मोच आ गई तो बेचारा चल नहीं पा रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक कर रहे हैं। और पुलिस वाले भी कन्विंस हो जाते हैं, वो ये नहीं कहते तुम उठो यहाँ से मैं देखूँ नीचे क्या है ऊपर क्या है। उनको लगता है चलो भाई कोई है घूमने फिरने। और इसमें काम कर जाता है गोपाल गोडसे का लैंग्वेज स्किल, क्योंकि जब गोपाल गोडसे 2 सालों के लिए ईरान और इराक में ब्रिटिश फौज में काम कर रहे होते हैं, उन दिनों इनके उत्तर भारत के लोगों के साथ रहते रहते पंजाबी बहुत अच्छी हो गई थी। तो पंजाबी में कुछ समझा बुझा करके ये उनको चलता बना देते हैं। लेकिन उसके बाद अब उनको लगता है कि अगर हम यहाँ अगर गोली चलाने की प्रैक्टिस अगर करते रहे और कहीं ये लौट के आते हैं तो फिर पकड़े जाने की संभावना है। तो एक काम करो, अब इसको अपने कमरे में ले जा करके हम लोग ठीक करेंगे इस बंदूक को, और वहाँ से फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये लोग मतलब इतने बड़े अभियान में निकले थे, लेकिन इनकी तैयारी इतनी कच्ची किस्म की दिख रही थी, क्योंकि ये लोग कोई शातिर अपराधी नहीं थे। बस एक देशभक्ति का, एक राष्ट्रभक्ति का जुनून था कि एक ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्र के साथ इतना गंदा खिलवाड़ कर रहा है उसे रास्ते से हटा देना है। ये सोच करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। कमरे में आते हैं, तब तक में विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा आ चुके होते हैं। नारायण आप्टे टैक्सी बुलवाता है, टैक्सी बुला करके फिर सारा सामान वामान लाद करके, क्योंकि पता है कि यहाँ से उनको मरीना होटल जाना है और वहाँ से अपने काम को अंजाम देने के बाद सब लोगों को अपने अपने ठिकाने पे चले जाना है। तो फिर वो लोग हिंदू महासभा भवन को फाइनली छोड़ने के लिहाज से वहाँ से सारा सामान लेकर के मरीना होटल चले जाते हैं। मरीना होटल पहुँच करके ये लोग देखते हैं कि नाथूराम गोडसे के सिर का दर्द अभी भी कुछ कुछ बना हुआ है। तो अब तो इनको अपने अभी लगभग 4-5 घंटे का समय बाकी रहता है इनके शाम का जो गांधी का वो होता था, वो जो प्रार्थना और प्रेयर मीटिंग वगैरह उसके लिए। तो ये कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, इस बीच में बाकी जो बहुत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ जा कर के किसको कहाँ खड़ा रहना है, किसको किस क्रम में कौन कौन सी गतिविधियाँ करनी है, उसका एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे फाइनली। तो ये लोग मरीना होटल में आ जाते हैं और उसके बाद ये दिगंबर बड़के और शंकर किस्टैया को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, तुम लोग खाना नहीं खाए हो, तुम लोग खाना वाना खा के आ जाओ ऊपर में। ये लोग खाना खाने जाते हैं, ये लोग बैठ करके वहाँ पे बाकी डिस्कस करते हैं। तभी अचानक इनके दिमाग में आता है कि अगर मदन लाल पाहवा को जो बम वहाँ रखना है वो कितनी देर में फटेगा, फिर उसके इशारा पा करके फिर कौन पहले गोली चलाएगा, फिर कौन किसके बाद गोली चलाएगा, फिर किसको हथगोला फेंकना है, किसको क्या करना है। तो भैया एक बार इस बारूद वाले पलीते की जांच तो कर लें कि ये पलीता कितनी देर में विस्फोट करेगा। तो ये लोग पलीते को अलग निकाल करके एक बार जला करके देखते हैं कि उसका वो सेकंड मिनट नाप लेते हैं। लेकिन वो पलीता जब जलता है तो पूरा रूम में धुआं धुआं हो जाता है। इस धुएं धुएं होने से होटल का जो कर्मचारी हो दौड़ के आता है। तो इन लोग एक बहाना मारते हैं कि देखो भाई, बात यह है कि हम लोग सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाए थे तो एक कपड़े में आग लग गया, और कोई बात नहीं है। उसको कोई आशंका नहीं होती, क्योंकि इन्हें बड़ा भला मानुस तो खैर से थे ही थे, लेकिन इनके
इतने बड़े अभियान में आए हुए थे, ये सोच के इस रूप में मैं बात कर रहा हूँ भला मानुस का, उसे उन्हें बड़ा सीधे साधे किस्म के लोग लगते हैं। सीधे साधे तो थे, लेकिन इनका अभियान बहुत टेढ़ा था। तो जो भी वो चले जाते हैं, इसके बाद ये लोग जब दिगंबर बड़गे और शंकर किस्टैया आते हैं, तो फिर सबको किसको क्या क्या कैसे कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन ये लोग एक बार कर लेते हैं। और फिर नाथूराम गोडसे अपना, जिसे कहते हैं ना कि फाइनल मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। वो सबको कहते हैं, देखो ये हमारे लिए आखिरी मौका है। जिस व्यक्ति ने इस देश के साथ इतना भयानक कांड किया है, देश का विभाजन करवाया है, उस व्यक्ति को अब और अधिक देश के साथ खिलवाड़ करते रहने के लिए छोड़ देना, यानी इस मौके को गंवा देने का मतलब होगा कि हम आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार से अपने खतरनाक इरादे को एक के बाद एक अंजाम देता जा रहा है, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवा चुका है, अब वो कह रहा है कि हिंदू यहाँ से वापस पाकिस्तान जाएं, वो सारा कुछ लुटा दिए हैं, अपने परिजनों को खो करके आए हैं, फिर वो वापस वहाँ चले जाएं, और फिर वहाँ से कुछ लोग यहाँ सारे मुसलमानों को बुला लेंगे, ये कर लेंगे। यानी आने वाले समय में अभी ये कौन कौन सी नौटंकी करेगा, इन सारे नौटंकी से हमारे देश को और कितनी हानियां होनी है, इन सबों से बचने का एकमात्र तरीका है कि इस मौके को हम अपने हाथ से ना जाने दें। और इस प्रकार से एक डिटर्मिन्ड एफर्ट लेने के लिए ये लोग उस दिन अपने मन में एकदम सब कुछ खाका तैयार करके तैयार हो जाते हैं। और अब जो है उनके निकलने का समय हो जाता है, और फिर वो लोग वहाँ से नीचे आते हैं और टैक्सी लेकर के वहाँ से बिरला भवन की तरफ बढ़ जाते हैं। नाथूराम गोडसे एक नायक की कहानी श्रृंखला के 10वीं कड़ी में मैं आज सिर्फ यहीं तक रुकता हूँ। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे उसी दिन यानी 20 जनवरी की शाम को कैसे मदन लाल पावा अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद कैसे किन किन घटनाओं के परिणाम स्वरूप इनका इतना बड़ा जो 20 का विस्फोट है वो विफल हो जाता है, और उसके बाद ये लोग बिखर जाते हैं। फिर कैसे 30 जनवरी की भूमिका बनती है। तो कम से कम हमें 1 या 2 एपिसोड और इसमें देने होंगे, और तब जाकर के दो, ऐसे तो नाथूराम गोडसे जब वो 30 जनवरी की घटना को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं। तो हम आज इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं। अगले में हम आएंगे कि 20 तारीख की शाम को घटना किन किन क्रम से घटती है और उसके बाद क्या क्या होता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।